हमारा पिछला लेक्चर जो था वो सल्फ्यूरिक एसिड की प्रिपरेशन जो कि कॉन्टैक्ट प्रोसेस के साथ थी, उसके ऊपर था। और उसमें हमने जो पहली स्टेजेस थी जिसमें प्योरिफिकेशन थी सल्फर डाइऑक्साइड गैस की, और इनफैक्ट इससे भी पहले जो हमारे पास फॉर्मेशन थी सल्फर डाइऑक्साइड की, वहाँ से हमने शुरू किया था कि हम सल्फर डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन के लिए कौन कौन से प्रिकर्सर्स यूज़ कर सकते हैं। तो उनमें मैंने बताया था कि आयरन पायराइड एक था, जो कि सल्फर डाइऑक्साइड जिसकी जब हम बर्निंग करें तो सल्फर डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन होती है, वो हमें मिलती है। और दूसरा मैंने आपको बताया था कि एलिमेंटल सल्फर जो है, जो प्योरीफाइड फॉर्म के अंदर है, वो भी हम यूज़ करते हैं सल्फर डाइऑक्साइड गैस की फॉर्मेशन के लिए। तो अगर फर्स्ट स्टेज के ऊपर हमारे पास उसकी प्योरिफिकेशन की ज़रूरत थी, तो मैंने आपको बताया था फर्स्ट स्टेज पे हम उसको प्योरीफाई करते हैं, और ख़ास तौर पे अगर कोई जो डस्ट पार्टिकल्स हैं उनको हम अलग करते हैं। और जो आर्सेनिक की इम्प्योरिटीज़ थी, जैसे कि इस फाइल में मैंने आपको ऊपर दिखाया था, उसको हम अलग करते हैं। और उसके बाद फिर हम उसका टिंडल बॉल टेक्स बॉक्स टेस्ट भी करते हैं, जिससे हमें अंदाज़ा होता है कि आर्सेनिक मुकम्मल तौर पर रिमूव हो गया या नहीं हो गया। सो ये इनिशियल कुछ इसके ऊपर प्योरिफिकेशन के ऊपर काम था, जिसमें हम इसको प्योरीफाई करते हैं और फिर उसके बाद इसको वॉश भी करते हैं वाटर के साथ, और फिर उसको ड्राई करते हैं। वॉशिंग ऑफ कोर्स वाटर से होती है, वाटर की मिस्ट के साथ होती थी, और ड्राई हम जो थे वो प्रीवियसली फॉर्म सल्फ्यूरिक एसिड के साथ करते थे। तो इसके बाद हमारे पास ड्राइड और प्योरीफाइड सल्फर डाइऑक्साइड गैस जो है वो बनना शुरू, और फिर उसको हम ऑक्सीडेशन की तरफ लेके जाते थे, जो कि ये एक डिटेल्ड इक्वेशन यहाँ पे लिखी हुई है। और इसके लिए जो नेसेसरी कंडीशंस थी जिसके तहत हम सल्फर डाइऑक्साइड गैस की यील्ड को इम्प्रूव कर सकते थे, वो कंसंट्रेशन, टेम्परेचर और प्रेशर की। यहाँ तक हमने बात की थी। अब हम इसी को थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे और एक डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन देखेंगे इस प्रोसेस की, और इसके लिए जो जो चीज़ें हमें रिक्वायर्ड हैं उसका एक ब्रीफ सा ओवरव्यू ये है। अगर हम 1 टन सल्फ्यूरिक एसिड को प्रोड्यूस करना चाहते हैं तो इसमें सल्फर जो है वो तकरीबन 688 पाउंड्स के करीब हम रिक्वायर होगी। ठीक है जी। और जो वाटर और स्टीम और इलेक्ट्रिसिटी है उसकी डिटेल्स ही होंगी। तो ये 1 टन सल्फ्यूरिक एसिड जिसकी स्ट्रेंथ तकरीबन 100% के करीब है, उसके लिए हमें 50 टन पर डेली कैपेसिटी के साथ इतनी अमाउंट्स रिक्वायर होंगी। ये जो एक ओवरव्यू कर दिया हो, इसमें इलेक्ट्रिसिटी की कॉस्ट और बाकी चीज़ें, ये पावर जो है वो सल्फर को भी चाहिए। So first of all, the important thing is on this book, this is industrial uh, chemical synthesis or chemical industries by W.G. Faith. The first thing is that the purified and dried sulfur dioxide gas reaction with oxygen to have sulfur dioxide. तो इसके लिए जो ये प्री हीटर्स हैं, यहाँ पर सल्फर डाइऑक्साइड गैस जो है, ये प्योरीफाइड, ये बता रहा है सल्फर डाइऑक्साइड गैस और एयर, ये आपस में यहाँ पे कलेक्ट होती हैं और रिएक्शन करके सल्फर डाइऑक्साइड गैस की फॉर्मेशन करती हैं। इसके लिए जरूरी है कि सल्फर डाइऑक्साइड गैस की जो ऑप्टिमल रेशियो है वो 7 से 10% है, यानी कि 7 से 10% के करीब इसकी अमाउंट हो, और ऑक्सीजन की अमाउंट जो है तकरीबन 11 से 14% है, जिसको हम यहाँ पर यूज करते हैं। ठीक है जी। सो इन रेशियोज के साथ सल्फर डाइऑक्साइड, प्योरीफाइड और ड्राइड सल्फर डाइऑक्साइड गैस को ऑक्सीजन के साथ कंबस्ट किया जाता है, और फिर जनाब इससे हम सल्फर डाइऑक्साइड गैस की फॉर्मेशन करते हैं। इसके लिए जो कैटालिस्ट हम यूज करते हैं वो विनेडियम या विनेडियम पेंटॉक्साइड या प्लैटिनम है। दोनों चॉइसेस हमारे पास हैं। विनेडियम पेंटॉक्साइड रिलेटिवली इनएक्सपेंसिव कैटालिस्ट है प्लैटिनम के मुकाबले में, लेकिन हम दोनों को यूज कर सकते हैं। दोनों की ही हमारे पास चॉइसेस अवेलेबल हैं, और दोनों का जो है वो सेटिस्फैक्ट्री कन्वर्जन रेट है। खास तौर पे जब हम बात करते हैं प्लैटिनम के कैटलिस्ट की, तो प्लैटिनम के लिए हम प्लैटिनम को सपोर्ट करते हैं, या उसको किसी एक आप कह लें कैरियर मटेरियल के ऊपर जो है वो हम कोट करना चाहते हैं। इसके लिए हम सिलिका जेल को यूज करते हैं, और सिलिका जेल जो है वो बेसिकली उसके सरफेस के ऊपर प्लैटिनम जो है वो कोट किया जाता है। सो आप यूँ कह लें कि प्लैटिनम की जो डेपोजिशन है वो एक फाइन पार्टिकल्स की प्लैटिनम की, उसको किसी एक सरफेस पे ये किसी कैरियर के ऊपर जो है हम कोट करते हैं। उसके लिए सिलिका जेल या इसके अलावा मैग्नीशियम सल्फेट या एस्बेस्टॉस जैसे मटेरियल्स को यूज कर सकते हैं। एस्बेस्टॉस भी एक मिनरल मटेरियल है, तो इसके सरफेस पे हम प्लैटिनम को कोट करते हैं।
और इसका एक बड़ा सिंपल सा तरीका ये होता है, खासतौर पे सिलिका जेल बड़ा कॉमन सा एक कैरियर है, बहुत सारे रिएक्शंस में इस्तेमाल होता है एज ए कैरियर मटेरियल फॉर कैरिंग द कैटालिस्ट। तो कैटालिस्ट को जिस सपोर्टिंग सरफेस के ऊपर रखते हैं उसके लिए हम सिलिका जेल जो है इसको हम एक सॉल्यूशन लेते हैं अमोनियम क्लोरोप्लाटिनेट का, यानी कि वो प्लैटिनम का एक सॉल्ट है और उसी का सॉल्यूशन बनाते हैं अमोनियम क्लोरोप्लाटिनेट का, और उसके अंदर हम सिलिका जेल को इंट्रोड्यूस करवाते हैं। इस तरीके से सिलिका जेल को जो है हम इम्प्रेग्नेट कर रहे होते हैं इस सॉल्यूशन में, और इसके नतीजे में प्लैटिनम कोटेड सिलिका जेल हासिल होती है जो कि इस रिएक्शन के लिए एज ए कैटलिस्ट के तौर पर काम कर रही है। सो यूजुअली जो सिलिका जेल के साथ इसकी परसेंटेज हम एडजस्ट करते हैं प्लैटिनम के लिए, वो प्लैटिनम तकरीबन 0.1% तक होता है। सो 0.1% प्लैटिनम जो है वो सपोर्टेड ऑन सिलिका जेल that is used for the catalytic conversion of sulfur dioxide into sulfur trioxide। और इस दौरान ये कन्वर्जन जब हम करते हैं सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस तो तकरीबन 96% तक कन्वर्जन रेट जो है वो हमें मिलते हैं, विच इज़ वेरी मच सेटिस्फैक्ट्री जब हम प्लैटिनम सपोर्टेड ऑन सिलिका जेल यूज कर रहे होते हैं एज ए कैटलिस्ट। ठीक है जी। और यूजुअली अगर हमने 100% सल्फ्यूरिक एसिड बनाना हो तो उसके लिए हमें यूजुअली 1.5 से 3.5 प्लैटिनम की जो है 1.5 से 3.5 ऑन्स जो है प्लैटिनम की जो है हमें डेली डोज चाहिए होती है। और उसके बाद जनाब हम इस प्लैटिनम को रिकवर भी करते हैं, जो कैटलिस्ट हम यूज करते हैं एक साइकिल के अंदर, तो रिकवरी रेट भी बेहतर है, तकरीबन 90% तक हम कैटलिस्ट को दोबारा रिकवर कर सकते हैं ताकि वो नेक्स्ट प्रोसेस में इस्तेमाल हो सके। द सेकंड चॉइस इज कि हमारे पास प्लैटिनम की बजाय वेनेडियम पेंटॉक्साइड। आपने देखा होगा वेनेडियम पेंटॉक्साइड बहुत सारे रिएक्शन में एज ए कैटलिस्ट के तौर पे काम कर रहा होता है, और कन्वर्जन जो है रेट्स इसके भी सेटिस्फैक्ट्री हैं, और एज कम्पेयर टू प्लैटिनम रिलेटिवली इनएक्सपेंसिव मटेरियल है जिसको हम यूज कर सकते हैं कैटालिटिक कन्वर्जन के लिए। तो इसके लिए वेनेडियम पेंटॉक्साइड को यूज करते हैं, और वेनेडियम पेंटॉक्साइड को हम सिलिका के कैरियर्स के ऊपर यूज करते हैं या इसको पैलेटेड फॉर्म के अंदर इस्तेमाल कर रहे हैं। और जो वेनेडियम पेंटॉक्साइड है इसके कंटेंट जो है तकरीबन 5 से 10% तक होते हैं। ठीक है जी, इसको हम यूज करते हैं, और बिल्कुल सिमिलरली जैसे हम प्लैटिनम कैटालिस्ट को यूज कर रहे होते हैं इसी तरह हम वेनेडियम को भी यूज कर रहे होते हैं, और ये भी कन्वर्जन रेट तकरीबन 96 से 97% तक हमें ऑफर करते हैं। एक टिपिकल डिजाइन जो है वो कैटालिटिक बेड के लिए वो आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये जो वेनेडियम को हम यूज कर रहे हैं, तो हमारे पास फाइनली डिवाइडेड जो है ये वेनेडियम पेंटॉक्साइड्स यहाँ पे कोटेड होते हैं, सपोर्टेड सर्फेसिस के ऊपर होते हैं, और ये कन्वर्जन रेट 90% से वो यानी कि 95-96% तक हम यूज करते हैं, और जिससे हम सल्फ्यूरिक एसिड जो फॉर्मेशन जिसकी करते हैं वो तकरीबन 98 to 100% तक हम उसे हासिल करते हैं। सो कन्वर्जन रेट से मुराद ये है कि सल्फर डाइऑक्साइड की सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस के अंदर कन्वर्जन, जबकि जो सल्फ्यूरिक एसिड की फॉर्मेशन है ये उसकी स्ट्रेंथ को जाहिर करती है कि 98 या 100% तक हम उसको यूज करते हैं। और जब हम वेनेडियम को यूज कर रहे होते हैं कैटालिस्ट को, तो 1 टन डेली सल्फ्यूरिक एसिड की प्रोडक्शन के लिए इसकी अमाउंट रिलेटिवली ज्यादा चाहिए, वो तकरीबन 225 से 300 पाउंड तक जो है वो पर टन डेली कैपेसिटी के लिए रिक्वायर्ड है। और एवरेज कैटालिटिक रिप्लेसमेंट जो है वो तकरीबन 6 से 7% होती है, यानी कि आप एनुअली अगर आप इसको रिप्लेस करना चाहें, रीयूज करना चाहें, तो 6 to 7% इसकी रिप्लेसमेंट होती है। बट इनिशियली इस चैम्बर के अंदर जब सल्फर डाइऑक्साइड गैस और सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस की सल्फर डाइऑक्साइड से सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस की फॉर्मेशन होती है, तो यहाँ पे जो वॉल्यूम रेशियो दोनों गैसेस के सेट किए जाते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड गैस का मैंने बताया तकरीबन 10% मैक्स, और ऑक्सीजन का जो तकरीबन 14% है। जो टेम्परेचर इस चैम्बर के अंदर हम सेट कर रहे होते हैं वो तकरीबन 400 से अबव होता है। इनिशियली फर्स्ट स्टेज के ऊपर टेम्परेचर हम 500 से भी अबव करते हैं, तकरीबन 500 से 600 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर करते हैं। और फिर जैसे ही गैसेस जो है वो इस चैम्बर में रिएक्शन शुरू करती हैं तो टेम्परेचर ग्रेजुअली थोड़ा सा कंट्रोल करते हैं, और जो ऑप्टिमल टेम्परेचर हम सेट करते हैं वो तकरीबन 400 से 450 डिग्री सेंटीग्रेड तक हम सेट कर रहे हैं। तो ये एक इस टेम्परेचर पे जो रिएक्शन है वो ऑप्टिमल हो रहा है। और इसके साथ साथ हमारे पास जो है जो कांटेक्ट टाइम हम गैसेस का कैटल्स के साथ कैलकुलेट करते हैं वो तकरीबन 2 से 4 सेकंड तक का टाइम है जिसको यूज करते हैं।
बेसिकली ये सारी डिटेल्स जो है इस प्रोसेस की नीचे दी हुई है, आप इसको पढ़ भी सकते हैं, लेकिन ऑफ कोर्स इसको हम पहले देख लें कि सल्फर ट्राइऑक्साइड की जब कन्वर्जन हो रही होती है तो फिर हमारे पास कैसे इसको हम सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर कन्वर्ट करते हैं। सो फर्स्ट स्टेज के ऊपर जो कन्वर्जन रेट है वो तकरीबन 95 से 96% है, ठीक है जी। और 95 से 96% का मतलब है तकरीबन नियरली इतनी ही अमाउंट जो है वो सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस जो है वो वहाँ पे प्रोड्यूस हो रही है, और रेस्ट जो है वो हो सकता है कि कुछ अनरिएक्टेड सल्फर डाइऑक्साइड मौजूद हो जिसको हम अलग कर लेते हैं। अच्छा, सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस को आपने इस रिएक्शन में यहाँ पे देखा हुआ है कि जी वाटर के साथ मिक्स कर रहे हैं तो हम जनाब सल्फ्यूरिक एसिड ले लेते हैं। इनफैक्ट ये एक सिंप्लीफाइड वर्जन लिखा हुआ है, लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता कि हम सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस को वाटर के साथ मिक्स करें और फिर सल्फ्यूरिक एसिड बने। बल्कि होता ये है कि सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस को जो प्रीवियसली फॉर्म सल्फ्यूरिक एसिड है उसके साथ मिक्स किया जाता है और मिक्स करके हम ऑलियम बनाते हैं। ऑलियम का फॉर्मूला आपको मालूम है, H2S2O7 है, और ऑलियम उस सूरत बनता है जब हम सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस को सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर मिक्स करें। बेसिकली सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस को एब्जॉर्ब करने का जो एक बेहतरीन तरीका ये है कि सल्फ्यूरिक एसिड के साथ इसकी स्क्रबिंग की जाए, ठीक है जी। और इस स्क्रबिंग के नतीजे में सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस जो है नियरली वो सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर डिजोल्व होना शुरू हो जाती है, और इस तरह हमारे पास पायरो सल्फ्यूरिक एसिड जो है उसको यूज, ये सारा काम ऑलियम टावर के अंदर हो रहा होता है। फर्स्ट स्टेज पे प्योरीफाइड सल्फर डाइऑक्साइड गैस और एयर, जो कि हमने पीछे दूसरे इस फाइल से हमने देखा कि कैसे प्योरीफाई करते हैं। उसके बाद यहाँ पे प्री हीट है जिसके अंदर हम टेम्परेचर तकरीबन 500 से 600 तक रखते हैं। रिएक्टर के अंदर जब जाती है तो टेम्परेचर 400 से 450 डिग्री सेंटीग्रेड तक है। और फिर यहाँ पर हम कूलर्स को यूज करते हैं जो कि हीट एक्सचेंजर के तौर पे यहाँ पे काम करते हैं। तो बेसिकली इस हीट को हम अवे करते हैं और फिर इस तरह उसको उस हीट को दूसरे पर्पज के लिए, दूसरी एप्लीकेशन के लिए यूज कर सकते हैं। मोस्टली अक्सर इंडस्ट्रीज में हीट एक्सचेंजर से जो हीट ली जाती है उससे हम टरबाइन वगैरह चलाते हैं या उससे हम कुछ और बॉयलर्स रन करते हैं। ऑलियम टावर जो है ये बड़ा ही, इसकी इनसाइड लाइनिंग बड़ी स्ट्रांग होनी चाहिए। वी शुड कीप इन माइंड दैट सल्फ्यूरिक एसिड इज अ वेरी कोरेसिव एसिड। तो जिस जगह पे रिएक्शन हो रहा है उसके इनसाइड जो है वो खास एक स्पेशल लाइनिंग की गई हो जो कि सल्फ्यूरिक एसिड के मुकाबले में रेजिस्टेंट। तो खास तौर पे उन ब्रिक्स को यूज किया जाता है जो कि हाई क्वार्ट्ज से हाई सिलिका कंटेंट के साथ हो, और वो बेसिकली रेजिस्टिव रहती हैं कि वहां पर उनकी क्रोजन मिनिमम होती है। या रिफ्रैक्टरी एलिमेंट्स को यूज करते हैं जो कि हाई टेम्परेचर भी बर्दाश्त कर सकते हैं और केमिकली और थर्मली दोनों तरह से बहुत स्टेबल होते हैं इस ऑलियम टावर के अंदर। तो इस ऑलियम टावर में सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस और बेसिकली जो सल्फ्यूरिक एसिड है उसके ऊपर स्प्रे करते हैं और उसको स्क्रब करता है, एब्जॉर्ब करते हैं, और पायरोसल्फ्यूरिक एसिड बनता है जिसको हम कूल करते हैं, और पायरोसल्फ्यूरिक एसिड या ऑलियम इसको हम यहाँ पे स्टोर कर लेते हैं। जब कूलिंग के बाद स्टोर करते हैं तो वो गैस जो कि इसके अंदर स्क्रब नहीं हो पाती या जो रह जाती है उसको दोबारा फिर से हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। ये एक हमारे पास एक एक चॉइस यहाँ पे मौजूद है। अब हम डायरेक्टली ऐसा क्यों नहीं करते कि वाटर यूज हम ना करें? उसकी रीजन ये है कि अगर हम वाटर के साथ इसको मिक्सअप करें तो वहां पर एक बड़ी ही स्ट्रॉन्ग मिस्ट जो है वो बनेगी सल्फ्यूरिक एसिड की, जो कि प्लांट के ऊपर मौजूद जो इक्विपमेंट्स हैं उनकी क्रोजन का सबब बन सकती है। लिहाजा इस वजह से सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस के ऊपर वाटर स्प्रे नहीं किया जाता, ठीक है जी। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट कि सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस डायरेक्टली वाटर के साथ मिक्स नहीं की जाती, ठीक है जी। अगर हम ऐसा करेंगे तो एक मिस्ट की फॉर्मेशन होगी और उसके नतीजे में सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस की भी जो है वो भी इसके अंदर इतनी अच्छी सॉल्युबल नहीं होगी, वो भी डेफिनेटली निकलती जाएगी और वो लॉस होगा उसका सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस का। और सेकेंडली जो मिस्ट बनेगी वो कोरिजन करेगी। और एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जब हम इसको मिक्स करते हैं वाटर के साथ तो एक फ्यूम से बनते हैं जिससे जो विजिबिलिटी है प्लांट के ऊपर वो बहुत कम हो जाती है। सो यू कैन इमेजिन कि अगर हम सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस को यूज करें और वाटर को डायरेक्टली हम यहाँ पर इसमें ऐड कर रहे हो मिक्स करने के लिए कि जिनसे सल्फ्यूरिक एसिड बनाना चाह रहे हैं रिक्वायर्ड स्ट्रेंथ का,
तो फिर वहां पर एक इतनी फॉग बन जाए कि आपको कुछ नजर ही ना। तो इसलिए इसको अवॉइड करते हैं कि वाटर इस्तेमाल ना करें, बल्कि इसकी जगह सल्फ्यूरिक एसिड को यूज करते हैं, जो कि सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस को आपस में मिक्स करता है और ऑलियम की फॉर्मेशन होती है, जिसको हम पायरोसल्फ्यूरिक एसिड भी, ठीक है जी। और इसको फिर हम अपनी जरूरत के मुताबिक ऑलियम को डाइल्यूट करते हैं 98, 99 और इवन 100% तक। इस स्ट्रेंथ का सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो यहाँ पर हम बना रहे हैं, ठीक है जी। तो इसलिए जो एसिड की स्ट्रेंथ है वो फाइनली हम कंट्रोल करते हैं जब हम ऑलियम को डाइल्यूट करने जा रहे हैं, ठीक है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हमारे पास जो है वो एसिड की कंसंट्रेशन, वो एसिड जो कि हम यूज कर रहे हैं, अगर हम डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड यूज करेंगे सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस को स्क्रब करने के लिए, तो सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस उसके अंदर प्रॉपरली एब्जॉर्ब नहीं हो रही है, ठीक है जी। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस, तो वी नीड टू हैव ए कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है जी। और उसको हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं, ठीक है जी। यूजुअली हमारे पास जो ऑलियम की स्ट्रेंथ है वो 65% तक जो है उसको हम यूज करते हैं, उसको हम हासिल करते हैं डिस्टिल करने के लिए, ठीक है जी। और जो एसिड है सल्फ्यूरिक एसिड 97% स्ट्रेंथ अगर इससे कम हो तो वो सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस को स्क्रब नहीं कर सकता। So you can imagine if we are having sulfuric acid जिसकी स्ट्रेंथ 97% से कम है, तो सल्फर ट्राइऑक्साइड को स्क्रब नहीं करेगा, लिहाजा वो प्रॉपर्ली उसके अंदर मिक्स नहीं होगी, और लिहाजा पायरो सल्फ्यूरिक एसिड की फॉर्मेशन भी नहीं हो रही है, ठीक है जी। सो दैट्स द इम्पोर्टेंट रिजल्ट एंड वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस कि हम इसीलिए पायरो सल्फ्यूरिक एसिड की फॉर्मेशन को कर, ठीक है जी। और इसके अलावा जनाब जो सल्फ्यूरिक एसिड है 98% एसिड जो है उसको भी हम यहाँ पे कलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। इससे लो स्ट्रेंथ होगी जिसको हम यूज नहीं करेंगे, और जनाब इसको फिर हम स्टोर करके फर्दर अपने इस्तेमाल के लिए ले जाते हैं, ठीक है जी। तो इस तरीके से बेसिकली सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस की फॉर्मेशन और फिर सब्सिक्वेंटली इनके मिक्सिंग जो कि हम करते हैं सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, इसके नतीजे में हम पायरो सल्फ्यूरिक एसिड या ऑलियम की फॉर्मेशन करते हैं, और उसके बाद उसको हम रिक्वायर्ड स्ट्रेंथ के साथ डाइल्यूट करते हैं और फिर इसको हम यूज कर रहे हैं। ये एक प्रोसेस है कॉन्टैक्ट प्रोसेस, ठीक है जी। और जो दूसरी हमारे पास चॉइस है सल्फ्यूरिक एसिड की फॉर्मेशन के हवाले से, वो है लेड चैम्बर प्रोसेस, ठीक है जी, जिसको हम चैम्बर एसिड भी कहते हैं। और इसके अलावा हमने देखा होगा आपको कि इसके अंदर हम लेड की लाइनिंग यूज करते हैं इस मटेरियल की इसकी फॉर्मेशन के लिए, लेकिन इसको भी हम बाद में देखते हैं। पहले हम जरा ये चेक कर लें, ये देख लें कि सल्फ्यूरिक एसिड का जो प्रिंसिपल एडवांटेज है इस प्रोसेस के वजह से उसको हम क्यों यूज कर रहे हैं। याद रखिएगा जो चैम्बर एसिड प्रोड्यूस करते हैं, जो प्रिंसिपल एडवांटेज है ऊपर जो कॉन्टैक्ट प्रोसेस हमने पढ़ा है उसके अंदर ये है कि जो हम सल्फ्यूरिक एसिड की स्ट्रेंथ हासिल करते हैं वो तकरीबन 98 से 99% और इवन 100% तक सल्फ्यूरिक एसिड जो है हम हासिल कर सकते हैं कॉन्टैक्ट प्रोसेस, जबकि जो चैम्बर प्रोसेस है ये हमें हायर स्ट्रेंथ नहीं देता, ठीक है जी। और हायर स्ट्रेंथ नहीं देने की वजह से जो मैक्स स्ट्रेंथ हम इससे हासिल करते हैं वो यूजली तकरीबन हमारे पास 70% तक होती है, यानी कि 70% तक सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो 77 या 75 या 72% इस स्ट्रेंथ का सल्फ्यूरिक एसिड चैम्बर प्रोसेस से मिलता है। और इन अनदर वे के हमारे पास जो कॉन्टैक्ट प्रोसेस है वो एडवांटेजियस है कि वहाँ पे कन्वर्जन रेट्स अच्छे हैं, वहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो बेहतर है, प्योरीफाइड सल्फर डाइऑक्साइड यूज होती है, तो अकॉर्डिंगली फिर उसकी एप्लीकेशन भी जो है वो डिफरेंट इंडस्ट्रीज के अंदर एंटायरली डिफरेंट है। और बहुत सारी ऐसी जगह जहाँ पे हमें हायर स्ट्रेंथ के सल्फ्यूरिक एसिड चाहिए होते हैं, खास तौर पे फॉस्फेट बेस्ड जब हम फर्टिलाइजर बनाना चाहते हैं, जब हम ये डिटर्जेंट्स बनाना चाह रहे होते हैं जिसमें हमारे पास सोडियम लॉराइल सल्फेट्स या इससे रिलेटेड दूसरे मटेरियल्स हैं, तो उनको हम यूज करते हैं। तो एक तो ये फर्क रखिएगा कि यहाँ पे एसिड की स्ट्रेंथ कम प्रोड्यूस होती है, दूसरा कॉन्टैक्ट जो प्रोसेस है उसमें एसिड की स्ट्रेंथ ज्यादा है, ये हायर स्ट्रेंथ प्रोड्यूस होती है। यहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड गैस जो हम यूज करते हैं वो इम्प्योर भी यूज कर लेते हैं, ये एक बिगेस्ट एडवांटेज होगा जो चैम्बर प्रोसेस का, जहाँ जबकि कॉन्टैक्ट प्रोसेस के अंदर
हम कोई किसी सूरत भी जो इम्प्योर सल्फर डाइऑक्साइड गैस है उसको यूज नहीं करते। सो अगर उसको हम यूज कर लें तो फिर हमारे पास कैटालिस्ट जो है वो जो हम यूज कर रहे हैं उसकी एक्टिविटी जो है वो बड़ी सीरियसली डिस्टर्ब होगी। तो उस एक्टिविटी को मेंटेन करने के लिए हम आर्सेनिक और इससे रिलेटेड दूसरी इंप्योरिटीज को रिमूव कर देते हैं। तो डेफिनेटली हमारे पास जो है एलिमेंटल सल्फर जो है वो ज्यादा बेहतरीन चॉइस है जिसको हम यूज कर सकते हैं। और वो एलिमेंटल सल्फर भी तकरीबन 99.5% तक प्योर हमें मिलती है, जो कि प्योरीफाइड सल्फर डाइऑक्साइड गैस की फॉर्मेशन करती है। अगर हम आयरन पायराइड से लेंगे तो आयरन पायराइड्स के अंदर जो है वो सल्फर बड़ी कम होती है, वो तकरीबन 40 to 45% होती है, लिहाजा उसकी बड़ी थारो प्योरिफिकेशन भी रिक्वायर होती है। ठीक है जी। और इसके अलावा हाइड्रोजन सल्फाइड या स्मेल्टिंग या मेटलर्जी के जो दूसरे प्रोसेस है जो सल्फर मिलती है उसकी स्ट्रेंथ भी कम होती है और उसको प्योरीफाई करना पड़ता है। लिहाजा उन सोर्सेज से हासिल होने वाली सल्फर डाइऑक्साइड चैम्बर प्रोसेस में इस्तेमाल करते हैं, जबकि एलिमेंटल सल्फर इसको हम कॉन्टैक्ट प्रोसेस में यूज करते हैं। एलिमेंटल सल्फर जिसे हम फ्राश प्रोसेस है जिसको हम अलग करते हैं। आपने पीछे इधर देखा होगा कि हम इसकी प्यूरिफिकेशन का जिक्र कर रहे हैं। ये उस सूरत में है जब हमारे पास आयरन पायराइड स्टार्टिंग मटेरियल या प्रिकर्सर है। अगर हमारे पास प्योरीफाइड सल्फर है एलिमेंटल फॉर्म में तो उसी को हम यूज करेंगे, तो उसमें से ये जो प्योरिफिकेशन के या फिल्ट्रेशन या वॉशिंग के जो स्टेप्स हैं ये सारे ओमिट हो जाएंगे। ठीक है जी। तो इसलिए हम यहाँ पे अगर उसको यूज करना चाहते हैं आयरन पायराइड्स को तो फिर उसकी हमें प्योरिफिकेशन रिक्वायर्ड होगी जो हम यहाँ पर करेंगे। अदरवाइज अगर हम एलिमेंटल सल्फर को यूज करें तो फिर हमारे पास हो चुके 99% एक प्योरीफाइड होती है, तो लिहाजा हम उसी को फिर बगैर प्योरिफिकेशन के डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। ठीक है जी। तो ये प्रिंसिपल एडवांटेज है कॉन्टैक्ट प्रोसेसेस के जो चैम्बर प्रोसेस में है। एसिड की स्ट्रेंथ नंबर 1 आप देख सकते हैं। नंबर 2 आप देख सकते हैं कि सल्फर का जो सोर्स जो हम लेके चल रहे हैं वो क्या है। और नंबर 3 जो है वो आपके पास नेचर ऑफ कैटलिस्ट जो है वो क्या है, जो कि वहाँ पर इंटायरली डिफरेंट है। और फिर ऑफ कोर्स अल्टीमेटली उन एसिड्स की जो फाइनल एप्लीकेशंस है वो भी बिल्कुल इंटायरली डिफरेंट होती हैं जिसको हम यूज कर रहे हैं। तो ये ओवरऑल जो है वो डिस्क्रिप्शन थी कॉन्टैक्ट प्रोसेस की, और जिससे हम यहाँ साझा करते हैं एप्लीकेशन कॉन्टैक्ट प्रोसेस की बहुत सारी, जो कि फॉस्फेट रिलेटेड फर्टिलाइजर्स में, पिगमेंट्स में, और स्टील इंडस्ट्री के अंदर पिकलिंग वगैरह के लिए, सरफेस ट्रीटमेंट के लिए इसको हम यूज कर सकते हैं। और इसके अलावा जो डिटर्जेंट इंडस्ट्री है वहां पर इसको हम यूज कर रहे होते हैं। ठीक है जी। सो इस लिहाज से सल्फ्यूरिक एसिड जो है इससे आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि दूसरी कितनी इंडस्ट्रीज जो है वो इससे फ्लरिश कर रही है। आप चाहे वो बैटरी का एसिड यूज करना चाहें या कोई और तरीके के साथ सल्फ्यूरिक एसिड, इन एनी केस सल्फ्यूरिक एसिड की एप्लीकेशन दूसरे केमिकल के मुकाबले में इनॉर्मसली ज्यादा है। और यही वजह है कि सल्फ्यूरिक एसिड की जो कंजम्पशन रेट है इससे अंदाजा लगाया जाता है कि दूसरी इंडस्ट्रीज के अंदर इसकी डिमांड कितनी है। और डेफिनेटली अगर इसकी डिमांड ज्यादा है तो ऑफकोर्स इससे रिलेटेड जो दूसरी इंडस्ट्रीज हैं उनके अंदर ये बतौर रॉ मटेरियल जहाँ इस्तेमाल हो रहा है वहाँ पे भी एक सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट्स की फॉर्मेशन होती है, जो कि खास तौर पे उसमें मोस्ट प्रोमिनेंट फॉस्फेट इंडस्ट्री है, डिटर्जेंट इंडस्ट्रीज हैं, स्टील इंडस्ट्री है, और पिगमेंट्स की फॉर्मेशन है, और दूसरे केमिकल्स की जो है वो तैयारी, जिसमें हम सल्फोनेशन की जितने भी रिएक्शन है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज के अंदर हम यूज करते हैं वहाँ पे इसको इस्तेमाल करते हैं। So far, I just stop it here with this brief applications of sulfuric acid and description of this contact process.